हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक समीकरण। ये कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। समझिए कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका 6 से 8 नंबर कक्षा 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लियर है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कुछ काट नहीं सकता। तो हो जाइए तैयार। आज की कक्षा में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हो जाइए तैयार। आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक समीकरण। आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को समझने से पहले हमें समझना होगा रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें अभिक्रिया के बारे में समझना होगा कि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया को समझेंगे। तो यह है हमारी अभिक्रिया। अभिक्रिया को अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिएक्शन। तो हम सबसे पहले अभिक्रिया समझेंगे। अभिक्रिया क्या है आप समझिए कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण पदार्थों से हुआ है और इन पदार्थों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हुआ, ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें कि एक आम का फल है, जब वो पेड़ पर होता है तो पहले छोटा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसमें गुठली आती है। गुठली आने के बाद फिर धीरे धीरे वो पकना शुरू करता है। जब वो पकना शुरू करता है तो उसका रंग हरे रंग से लाल या पीला रंग में कन्वर्ट होता है और उसके जो गुदे होते हैं उनका भी रंग बदलता है और उनका स्वाद भी बदलता है। उनका स्वाद पहले खट्टा होता है, फिर बाद में मीठा हो जाता है। तो यही अभिक्रिया है, यही परिवर्तन क्या कहलाती है? अभिक्रिया। ये जो आपने परिवर्तन देखा कि जो आम पहले खट्टा था वो मीठा हो गया, जिस रंग आम के फल का रंग हरा था वो पीला हो गया, यही रासायनिक अभिक्रिया है। आप अपने प्रकृति में जो देख रहे हैं ये बदलाव, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से आप घर में आपका भोजन है, जब वो कच्चा होता है तो उसकी जो है आकृति, आकार, बनावट, अवस्था सब दूसरी होती है। जब वो भोजन पक जाता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उसका स्वाद बदल जाता है, रंग बदल जाता है, आकार आकृति बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। और अगर कुछ टाइम के लिए और उसको छोड़ दो तो उसमें से स्मेल अजीब सी आने लगती है, गंध आने लगती है, फिर वो उसका फिर रंग बदलने लगता है। तो आप ये जो अपने चारों तरफ ये परिवर्तन देखते हैं, इसी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। और ये परिवर्तन सतत होते रहते हैं। तो आज की डेट में हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हुई। अब अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया होती है भौतिक अभिक्रिया, एक होती है भौतिक अभिक्रिया। ये भौतिक अभिक्रिया क्या है आप इसको समझिए। ऐसी अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में क्या होगा? जैसे आप ले लीजिए जल। जल को जब आप गर्म करते हैं, जल को जब आप गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको जब आप ठंडा करेंगे तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा जल को जब आपने गर्म किया तो भाप में बदल गया, जब उसको ठंडा किया तो फिर से वो वापस जल में बदल गया। तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। जल केवल उसकी अवस्था बदली और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको जैसे आप ठंडा कर दीजिए, जल को आप अगर ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। इसको आप फिर से गर्म कर दीजिए तो फिर से क्या बदल जाता है? फिर से ये जल में बदल जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि अवस्था ही तो बदल रही है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल गई, स्विच को ऑफ किया तो बल्ब बुझ गई। इसमें कोई परमानेंटली अस्थायी परिवर्तन हुआ? अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। तो भौतिक अभिक्रिया की परिभाषा यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम अगला पढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया है हमारी रासायनिक अभिक्रिया।
दूसरी अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आप समझिए भौतिक अभिक्रिया का ठीक अपोजिट रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो भौतिक अभिक्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो इसका उल्टा जब करेंगे तो क्या होगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की जो परिभाषा निकल के आती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझे आप? ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही का बनना। जब दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है तो दही को फिर दूध में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब दूध में हम दूध का जामन मिलाते हैं तो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि जब दूध दही में कन्वर्ट हो गया तो उसको हम फिर से वापस दूध में नहीं बदल सकते। तो इसमें उदाहरण के तौर पे दूध प्लस दही का जामन, ये घरों में मम्मी लोग बनाती हैं दही। तो आप ही जानते होंगे दही कैसे बनता है। दूध लेते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उसमें दही का जामन मिलाते हैं, उसके बाद 7-8 घंटे के लिए रख देते हैं और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दूध किसमें कन्वर्ट हुआ? दही में कन्वर्ट हुआ। जब दूध दही में कन्वर्ट हुआ तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसको अगर वापस आप दही को दूध में कन्वर्ट करना चाहो तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दूध दही में कन्वर्ट हो रहा है। दूध एक अलग पदार्थ है और दही एक अलग पदार्थ है। दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है। दूध की अवस्था अलग है, दही की अवस्था अलग है। ध्यान दीजिएगा, दूध द्रव के आकार का हो, द्रव अवस्था में होता है, जबकि दही ठोस अवस्था में होता है। वो ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, अवस्था परिवर्तित हो गई, स्वाद भी अलग हो जाता है। दूध का स्वाद नॉर्मल होता है और दही का स्वाद खट्टापन उसमें आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अवस्था बदल रही है, रंग भी हल्का फुल्का बदल जाता है और स्वाद भी बदल जा रहा है। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह अगर हम जल का निर्माण करते हैं तो जल के निर्माण में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ये जल का निर्माण करते हैं। ये क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसमें हाइड्रोजन क्या होगा? 2H2 और प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स 2H2। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें दो तत्व मिल करके किसी नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसकी एक परिभाषा ऐसे भी निकल करके आती है, अगर दो तत्व मिल करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तत्व हैं और ये दोनों मिल करके जल 2H2O यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें रासायनिक समीकरण में एक परिभाषा ये भी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन O2 हुआ, गिव्स CO2। इसको हम कार्बन का दहन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्बन का दहन। कार्बन का दहन मतलब कार्बन का जलना। कार्बन का जलना का मतलब जैसे आप लकड़ी या कोयला जलाते हो, जब लकड़ी या कोयला आग जलाते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, तो उसमें कार्बन का जलना। लकड़ी का जलना का मतलब कार्बन का जलना, कोयले का जलना का मतलब कार्बन का जलना। जब कार्बन का दहन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है।
क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो कि आपके इर्द गिर्द ही होता है। ठीक है, ये था रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये कार्बन क्या है, यहाँ सोचने वाली बात है। अब यहाँ हमको बताइए कार्बन क्या है। ये कार्बन क्या है, इस कार्बन को हम अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे इस कार्बन को, अभिकारक। और ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, ये ऑक्सीजन भी क्या है, ये ऑक्सीजन भी अभिकारक है। इसको भी क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। इसको अभिकारक 1 कह सकते हो, इसको अभिकारक 2 कह सकते हैं। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये क्या है, इसको हम उत्पाद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्पाद। ये हमारा उत्पाद है, समझे, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, अभिकारक और अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो अभिक्रिया के पहले जो तत्व होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसमें आपका कार्बन अभिकारक 1 है और ऑक्सीजन अभिकारक 2 है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्पाद है। इसी तरीके से अगर इस उदाहरण में देखेंगे तो जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका अभिकारक 1 है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपका अभिकारक 2 है। और ये जो जल है, ये जल आपका क्या है, ये जल आपका उत्पाद है। तो समझे आप, अभिक्रिया के पहले जितने भी तत्व या जितने भी यौगिक मौजूद होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्योंकि जब हम रासायनिक समीकरण लिखना शुरू करेंगे तो उसमें इसका योगदान होता है। तो अब हम रासायनिक समीकरण को लिखना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको पास सामने है, इसी में हमको सीखना है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा आसान सा फार्मूला है रासायनिक समीकरण को लिखने का, इसमें क्या होते हैं, अभिकारक। ये रासायनिक समीकरण लिखना हमारा टॉपिक है, रासायनिक समीकरण लिखना। हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, तो रासायनिक समीकरण लिखने का जो तरीका है उसमें होता है अभिकारक गिव्स उत्पाद। रासायनिक समीकरण में ही होता है कि उसमें अभिकारक होता है और अभिकारक जो है उत्पाद देता है। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, इसको जो है निरूपित कैसे करेंगे, तो इसमें अभिकारक को कैसे लिखेंगे, उत्पाद को कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक हो सकता है, एक उत्पाद हो सकता है, या एक अभिकारक हो सकता है, 2 उत्पाद हो सकते हैं, या 2 अभिकारक होकर के 2 उत्पाद हो सकते हैं। तो जैसे अगर 2 अभिकारक होगा तो एक को हम अभिकारक 1 कहेंगे, अभिकारक 1, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, अभिकारक 2 कहेंगे। और जो उत्पाद है, इस उत्पाद में भी 2 हो सकते हैं, एक को हम उत्पाद 1 कहेंगे, दूसरे को उत्पाद 2 कहेंगे। तो रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, तो अभिक्रिया के पहले अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो उत्पाद होता है, इन्हीं को इनके सूत्रों के द्वारा, इनका जो रासायनिक सूत्र होता है, इनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा हम ये समझते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पाद को उसके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से आप एक बात सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उनको सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है।
उनके जो रासायनिक सूत्र होते हैं, उनके सूत्रों के द्वारा जो लिखने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसकी जो परिभाषा आती है यही है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये है, आप ऐसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे मैंने आप उदाहरण दिया है, उदाहरण आप समझ लीजिए, ये अभिकारक 1 है। अभिकारक 1 कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका क्या है, अभिकारक 1 है। और अभिकारक 2 कौन है, ऑक्सीजन। और उत्पाद आपका क्या है, जल। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमारे 2 अभिकारक हुए, एक हाइड्रोजन अभिकारक 1 और ऑक्सीजन अभिकारक 2, और हमारा उत्पाद क्या है, जल है। अब हम हाइड्रोजन के सूत्र को क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, ये द्विपरमाणु तत्व है, ये H2 हुआ। ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या है, यह O2 है, और जल का क्या होता है, 2H2O। तो हमने क्या किया, अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक 1 और अभिकारक 2 थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके सूत्रों को हमने क्या किया, लिख लिया। और लिखने के बाद जो उत्पाद मिला, जल, इसके सूत्र को लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण है। ये आपका क्या है, ये रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, रासायनिक समीकरण का उदाहरण। रासायनिक समीकरण इसी तरह लिखे जाते हैं। और भी देख लीजिए, जैसे आपका एक कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब इसके रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे, कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C, और ऑक्सीजन का O2, और दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CO2 है। इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे आपको दे दिया कार्बन का दहन, कार्बन के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको लिखना है कार्बन के दहन का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो कार्बन का दहन का मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन को C लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, और हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 लिखेंगे। तो ये था रासायनिक समीकरण को लिखना। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण प्रदर्शित किया जाता है।